सबसे जी। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं लगभग 4 दशकों से भी ज्यादा उपेंद्र नाथ रैना जी को देखता और समझता आ रहा हूं। वाह। ये एक बड़ी मजेदार बात है कि जब ये किताब मेरे सामने आई, मैंने इसे आद्योपांत पढ़ा, मैं ये पाता हूं कि मैं उन्हें कितना कम जानता था। वाह। मैंने ये देखा कि पहली बार मैं उनसे तब मिला था जब मेरे भी बाल काले थे और उनके बाल भी काले थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आकाशवाणी में रमानाथ अवस्थी, गोपाल कृष्ण कौल और रमेश चंद्र पांडे जी के साथ पहली बार रैना जी के मैंने दर्शन किए। मैं उनकी मितभाषिता से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन जब मैंने उनकी कार्य क्षमता देखी तो ये पाया कि वो इतने संलग्न होकर के काम करते थे। कोई भी विभाग हो, किसी भी तरह का काम हो, वो अधिशासी भी थे, प्रस्तोता भी थे और वार्ताकार भी थे, साक्षात्कारकर्ता भी थे और लोगों से काम निकलवाने में सिद्धहस्त भी थे। मैं आपको क्या बताऊं कि जब पहली बार मुझे मोहन निराश जी से मिलने का मौका मिला, मैं रैना जी के घर पर उनका साक्षात्कार लेने के लिए गया था। मुझे मालूम था कि अज्ञे जी मोहन निराश जी को बहुत पसंद करते थे। इस पुस्तक को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अज्ञे जी का आकाशवाणी में साक्षात्कार करने के लिए कितने पापड़ आकाशवाणी को बेलने पड़े थे और उस श्रमशीलता के बीच उपेंद्र रैना जी का कितना महत्वपूर्ण योगदान था। मैंने वो वार्ता पुस्तक रूप में प्रकाशित पढ़ी है। आप ये समझिए कि रघुवीर सहाय ने इतने अद्भुत सवाल किए और इतने अद्भुत जवाब उसमें अज्ञेय जी के हैं कि वो अपने आप में साक्षात्कार के रूप में हिंदी में एक अमूल्य निधि बन गई। आप ये समझिए कि आकाशवाणी में ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए और ये देखना होगा कि उन प्रयोगों को प्रकाशित रूप में सामने लाया जाए। लेकिन इस प्रयोग के बीच रैना जी का जो श्रम था वो पुस्तक प्रकाशित करते समय लोग भुला गए। उस पुस्तक में रैना जी का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन इससे क्या, रैना जी तो अपने काम में लगे रहे और सेवानिवृत्त होने के बाद भी वो ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके कार्यक्रमों में उनकी दिलचस्पी की सक्रियता नजर आती है। वो विविध क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ते हैं। ये संस्कार कहां से आए? आप देखिए कि उनके दादा नीलकंठ, जो एक भाषाविद थे, संस्कृति के जानकार थे, और उनके पिता मोहन निराश जो एक कवि ही नहीं, एक बड़े नाटककार भी थे। सैकड़ों नाटक, रेडियो रूपक और नाटक उन्होंने लिखे। आप देखिए कि उस परिवेश से निकल करके आने वाले उपेंद्र जी शुरुआत में ही गोल्सवर्दी, धर्मवीर भारती आदि के नाटक मंचित कर चुके थे। और ये कितना सुयोग है
कि अपनी शुरुआत में ही जो अभिनय उन्होंने किया वो लल्लेश्वरी का था। आप बताइए कि पिता के कहने पर वो अभिनय करना, नाटक के क्षेत्र में उतरना, कविताएं करना और नाटक लिखना, अगर वो रेडियो में न होते तो सोचिए वो क्या होते। वो एक बहुत कुशल अभिनेता या रंग निर्देशक या फिल्म निर्देशक होते। कभी कभी संयोग हमारे रास्ते बदल देता है। मैंने इस पुस्तक को पढ़ते हुए ये जाना कि कितना आकर्षक, विविध रंगी और कितना श्रमशील व्यक्तित्व उपेंद्र रैना का है। आप ये देखिए कि किशोर सिन्हा ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस पुस्तक में उनके तमाम आयाम सामने रख दिए। उनका कवि रूप, उनका अनुवादक रूप, उनका नाटककार रूप, उनका रंग निर्देशक रूप और उनके जीवन के बारे में वो जानकारियां, वो बड़ा महत्वपूर्ण साक्षात्कार है जो किशोर सिन्हा जी ने किया है। वो बताता है कि कैसे एक विज्ञान का स्नातक हिंदी में बीए करता है, एमए करता है और उसके बाद कविता पर, हिंदी और कश्मीरी कविता की आधुनिक संवेदना पर शोध करता है। ये हमें बताता है कि हम कैसे अपनी रुचियों का विस्तार कर सकते हैं। अभी बात हो रही थी ना तिक्कू जी द्वारा किए गए अनुवादों की। जी जी बिल्कुल। वो अनुवाद इतने ट्रांसक्रिएटिव चीजें हैं। वो अनुवाद नहीं है, वो ट्रांसक्रिएशन है। मैं आपको बताऊं कि वो कविता के अर्थ का विस्तार करते हैं। क्या बात है। एक कविता है ना, एक आप देखिए वो कविता, मैंने वो भक्ति एक पंक्ति बता रहा हूं जी। अंग्रेजी अनुवाद भूपेंद्र टिक्कू ने किया है कि माँ हम घर छोड़ आए हैं। अनुवाद है, मदर फोर्स टू लीव अवर होम एंड हार्ट। अब आप देखिए कि वहां जो फोर्स टू लीव है, ये इस पंक्ति में ही नहीं, सारे अनुवादों में आपको मिलेगा कि कविता की आत्मा तक कैसे पहुंचा जाता है। मैंने भूपेंद्र टिक्कू जी की भी कुछ चीजें अनुवाद रूप में पढ़ी हैं और ये काम बहुत अच्छा हिंदी की पत्रिकाएं करती हैं कि वो भाषाओं के बीच एक पुल बनती है। सर्वभाषा कविता वाला मामला हो, कवि सम्मेलन वाला मामला हो, जहां उपेंद्र जी ने अनुवाद किए हैं हिंदी में, आप उन्हें पढ़कर देखिए, इतना आनंद आता है कि वो मूल भाषा की कविता न लग के हिंदी की कविता लगती है। ठीक ऐसे ही ठीक कहा था उपेंद्र जी ने कि उनकी कविताएं अंग्रेजी में लिखी गई कविताएं लगने लगी। ये अनुवाद का मजा है। आप देखिए हमारे बीच त्रिपाठी जी बैठे हैं, उन्होंने इस पुस्तक में जो प्रकाशित नाट्यालेख है वो एक रेडियो नाटक है, उपेंद्र रैना की कविताओं का कोलाज है। संवादों के माध्यम से कविताएं आती हैं और वो नाटक में पिरो दी गई हैं, इतनी खूबसूरती से पिरोई हैं कि हमारे सामने कश्मीर का वो परिवेश, निर्वासन की तकलीफ, मनुष्य और प्रकृति का रिश्ता गहरी संवेदना के साथ ऐसे आता है कि हम एक कवि के संसार में उतरते चले जाते हैं। अच्छा, जो कहते हैं ना गद्य कवि नाम निकषम वदंती, आप उनकी कहानियां पढ़िए। अब वो कहानियां पढ़ते समय लगता है कि वो
विस्तार में नहीं जाते, वो कंटेंट के साथ भाषिक और कलात्मक छल नहीं करते, वाह, वो सीधी बात करते हैं। और सीधी बात कैसी कि उनके जो नारी पात्र हैं वो अपना निर्णय खुद लेते हैं, किसी के दबाव में नहीं आते। आप बंतों को देखिए, पंचायत के मुंह पर थूक कर चली जाती है। आप मानसी को देख लीजिए। तो ये जो उर्मिला शिरीष जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बगैर विमेन डिस्कोर्स के, शोर शराबे के, ये कहानियां अपनी बात पूरी तरह से कहती हैं। और मैं कहूं कि उनके मन में अपनी परंपरा, अपने संस्कार, अपने क्षेत्र, अपने देश, अपनी मिट्टी के प्रति जो लगाव है वो अद्भुत लगाव है। वो जो शहरयार साहब का जो उसमें संभाषण छपा है वो मोहन निराश जी के बारे में बहुत खूबसूरत जानकारियां देता है। एक किताब दरअसल हमारे लिए एक दुनिया की खिड़की होती है। इस खिड़की ने हमें बताया है कि उपेंद्र रैना का संसार कितना बड़ा संसार। मैं भावना प्रकाशन को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि ये किताब बहुत ही सुंदर, सुरुचिपूर्ण और त्रुटिहीन छपी है। बहुत कम गलतियां इसमें देखने को मिली। आजकल हिंदी की किताबों में बेशुमार गलतियां देखने को मिलती हैं। इसका बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण हुआ है और किशोर सिन्हा जी ने जो इसके अलग अलग खंड बनाए हैं, जैसे उसमें विचार खंड है, समीक्षा खंड है, साक्षात्कार खंड है, स्मृति शेष खंड है, कविता है, कहानी है, अनुवाद है और नाट्य खंड है। ये एक तरह से समूचा उपेंद्र नाथ रैना हमारे सामने आ गया। मैं दूसरा उपेंद्र नाथ देख रहा हूं। पहला उपेंद्र नाथ अश्क मैंने देखा था और मैं अब कश्मीर से उपेंद्र नाथ रैना को देख रहा हूं। मुझे बहुत खुशी है, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनकी बहुत सारी चीजें और भी जानता हूं, लेकिन यहां सब लोग ऐसे बैठे हैं जो उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वो भाषा के बड़े अद्भुत खिलाड़ी हैं। वो शब्दों का अतिरिक्त प्रयोग नहीं करते, कम शब्दों में अधिक कहना उनकी आदत है। और मुझे लगता है कि आकाशवाणी ने सुमित्रा नंदन पंत के जमाने से कवियों की जो परंपरा दी है, उस परंपरा में हमारे उपेंद्र नाथ रैना भी आते हैं। आप देखिए ना कि भाषा, स्वर और संप्रेषण, रेडियो ने हमें ये सब सिखाया है। मैंने देवकीनंदन पांडे के समाचार को सुनते हुए जो आश्वस्ति और प्रामाणिकता पाई है वो आपको और कहां मिलेगी। ये चीजें मैंने देखी, समझी और इस किताब को पढ़ते हुए मैं एक रचनात्मक अनुभव से गुजरा। इसके लिए मैं जिस लेखक पर केंद्रित ये किताब है उन्हें और इसके संपादक किशोर सिन्हा जी को बधाई देता हूं। बधाई देता हूं तिक्कू साहब को, जिन्होंने खूबसूरत अनुवाद किए हैं, बहुत खूबसूरत अनुवाद है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे अनुवाद पढ़े हैं। आजकल हिंदी में अनुवाद की पत्रिकाएं आ रही हैं, कभी कभी सिर पीट लेना पड़ता है कि ये क्या अनुवाद है। लेकिन इन अनुवादों को पढ़ते हुए अपने सीमित अंग्रेजी ज्ञान के बावजूद अगर मैं उसके साथ बह सका तो ये मेरी एक उपलब्धि है उस अनुवाद के माध्यम से। त्रिपाठी जी ने जिस तरह से आपकी कविताओं को नाट्य रूप में पिरोया है वो आपके पूरे कविता संसार से हमें जोड़ता है। मेरे लिए ये किताब अपने आप में एक ऐसा अवसर है जो हमें
एक बड़े सर्जक व्यक्तित्व से जुड़ने का मौका देती है। आपने मुझे आज इन सब विद्वानों के साथ बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।